हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं जेनरिक्स के कॉन्सेप्ट की। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जेनरिक क्लास और मेथड क्या होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसकी नीड क्या है, और बहुत डिटेल में हमने समझा था कि कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कलेक्शन में सब जगह पे जेनरिक बेस्ड अल्गोरिथम्स हैं, जेनरिक बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब ये पूरी लाइब्रेरी को, पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क को हम डे टू डे लाइफ में डेवलपमेंट की जर्नी में यूज़ करेंगे, तो आपको उसके पहले जेनरिक के कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जेनरिक को समझेंगे, प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ही आगे कलेक्शन फ्रेमवर्क को पूरा समझ पाएंगे। बिना जेनरिक्स के कलेक्शन को डायरेक्टली डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो गई, समझते हैं वन बाय वन। और आपको याद होगा मैंने एक जनरल डिस्कशन किया था, ये डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं कि जेनरिक्स अलाउज अस टू क्रिएट क्लासेस इंटरफेसेस दैट विल वर्क विथ एनी डेटा टाइप। अगर मुझे ऐसी क्लासेस, इंटरफेस या मेथड बनाना हो जो अलग अलग डेटा टाइप के साथ काम कर पाए, मतलब वन क्लास विल बी एलिजिबल टू वर्क फॉर डिफरेंट डेटा टाइप, तो इससे मुझे अलग अलग टाइप के लिए क्लासेस नहीं बनाना पड़ेगी, ना मुझे ऐसी मेथड बनाना पड़ेंगी, ना ऐसे इंटरफेस बनाना पड़ेंगे। अब हम एक बार चीज़ों को बनाएंगे और वो उस विज़न से बनाएंगे कि ये हर तरह के डेटा टाइप को डील कर पाए। क्लियर? ये हमने समझा था। अब उसके पहले मैंने एक सिचुएशन आपसे डिस्कस की थी, याद करो आप पूरी, कि अगर मैं अलग अलग क्लासेस बना रहा हूँ सारे कामों के लिए, तो एक हमने एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया था इसका, कि हम अगर ऑब्जेक्ट टाइप ले लें, पासिंग टाइप में, रिटर्न टाइप में, तो एक क्लास में ये कोशिश की जा सकती है। लेकिन इसका भी ड्रॉबैक क्या था कि जब मैं डेटा गेट करता हूँ, तो चूंकि इसका रिटर्न टाइप तो ऑब्जेक्ट है, तो फिर स्ट्रिंग में उसको टाइप पास करना पड़ा। यहाँ पर जब मुझे इंटीजर वैल्यू भेजी थी, तो अब ऑब्जेक्ट टाइप रिटर्न हो रहा है, तो मुझे इंटीजर में उसको कास्ट करना पड़ा। ये जो एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग की जो प्रॉब्लम है, ये तो अभी सिंपल फंक्शन है, सेट और गेट। अभी तो और भी कई तरह की मेथड्स होंगी, ऐड करना है, डेटा रिमूव करना है, सर्चिंग करना है, सॉर्टिंग करना है, कई तरह की बातें होंगी डेटा के साथ में। तो कितनी प्रॉब्लम आएगी उस पूरे केस में। तो इसका जो अल्टरनेटिव है कि अब ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसको हम पूरी तरह से रिजॉल्व कर पाएंगे जेनरिक्स के थ्रू। तो जेनरिक हमको ये पावर देगा कि नाउ वी कैन क्रिएट जनरलाइज क्लास, ऐसी क्लास that will be capable of handling different data types. Now there will be no type casting required. Clear? कहीं पे कोई टाइप कास्टिंग की नीड नहीं होगी हमको अब। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अब हम जेनरिक से इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि हम देख रहे थे कि बार बार एफर्ट्स करना पड़ रहे हैं प्रोग्रामर को। हम इस एफर्ट्स को रिड्यूस करेंगे अब। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जेनरिक क्लास के साथ में। इन जनरल ये टॉपिक जो लोग C++ के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उन्होंने टेम्पलेट पढ़ा होगा, क्लास टेम्पलेट, फंक्शन टेम्पलेट, और बाद में पूरी लाइब्रेरी आपने देखी होगी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL। वो भी C++ का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। वैसे ही जावा की ये बोलें कि डेवलपर लेवल पर अगर कोई असेसमेंट होगा, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये सब कुछ जेनरिक बेस्ड है पूरा। तो आज अब हम प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहे हैं कि जेनरिक इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो अब ऐसी क्लास हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ जस्ट लाइक ए नॉर्मल क्लास विद इन द एडिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ टाइप पैरामीटर्स इन द एंगुलर ब्रैकेट। तो ये जो ब्रैकेट है ना, अब क्लास के नाम के साथ आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा ये वाला। मतलब इन जनरल हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लास क्लास का आपने नेम दे दिया और जेनरिक पैरामीटर दे दिया आप। तो ये हमारा थॉट हो जाएगा पूरा काम करने का भी यहाँ पर। तो ये अप्रोच होगी कि अब हम ऐसी क्लास बना पाएंगे जो जेनरिक पैरामीटर को ले पाए। अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर होंगे ना जेनरिक, तो कॉमा सेपरेटेड ले लेंगे हम। T1 T2 ले सकते हो आप चाहो तो, T, V ले सकते हो, नाम आपकी इच्छा पे।
कौन से आपको वेरिएबल या कीवर्ड्स को यूज़ करना है यहाँ पर, वो अपनी चॉइस है। ज़्यादा पॉपुलर क्या है कि हम सिंगल टाइप पैरामीटर ले रहे हैं तो टी यूज़ करते हैं, कई जगह एलिमेंट अगर स्पेसिफिक आ रहा है तो ई यूज़ करते हैं, की वैल्यू कॉम्बिनेशन देना है तो के वी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कॉमन है जो जावा अपनी वर्किंग में कहीं ना कहीं यूज़ करती है, उन्हीं को हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो क्लास नेम के बाद हमको एंगुलर ब्रैकेट में इसको डिफाइन करना है यहाँ पर। दूसरी बात, द टाइप पैरामीटर्स कैन देन बी यूज्ड थ्रू आउट द क्लास डेफिनेशन। मतलब ये जो टाइप पैरामीटर आपने यहाँ लिख दिया है, यहाँ अगर मैंने इंटीजर भेज दिया तो इस पूरी क्लास में वो इंटीजर के बेस पर रिप्लेस होगा। यहाँ अगर मैं स्ट्रिंग भेजूंगा पूरी क्लास में वो स्ट्रिंग वाला बिहेवियर देगा। यहाँ एम्प्लॉय भेज दूंगा पूरी क्लास उसको एज ए एम्प्लॉय डील करेगी यहाँ पर। ये इसका पावर है। क्लियर? टू डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड स्पेसिफाई पैरामीटर्स टाइप ऑफ द मेथड। मतलब यहाँ जितने वेरिएबल होंगे उनका भी टाइप ये होगा, जो मेथड में पैरामीटर पास होगा या रिटर्न होगा वो भी इसी टाइप का होगा। तो इसके बेसिस पर हम नई क्लासेस डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर। क्लियर? तो जो क्लास अभी हमने बनाई एग्जाम्पल के लिए, अब हमने जेनरिक क्लास बना दी। यहाँ पर देखो आप, जो पैरामीटर है उसकी जगह पे टाइप आ गया, वही टाइप हमने पास करा, वही टाइप हमने रिसीव कर दिया, रिटर्न कर दिया। क्लियर? तो आप इस बात को समझो, ये वही क्लास है जो हमने बनाई थी पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था। ऑब्जेक्ट लिखने का ड्रॉबैक क्या था कि बार बार टाइप कास्टिंग होती थी, और अब बिना टाइप कास्टिंग के सीधे सीधे वैल्यू रिटर्न कर पाऊंगा। देखो आप, डेटा असाइन भी करेंगे हम और वैल्यू रिटर्न भी कर पाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट जो हमने लिखा था वो हमने ऑब्जेक्ट के बेस पे लिखा था। अब अगर मैं इसको जेनरिक बना दूं तो कॉन्सेप्ट क्या है जेनरिक क्लास का? देखो आप, हमने बोल दिया क्लास टेस्ट, एंगुलर ब्रैकेट दे दिया हमने। क्लियर? आप इसको ही बोल सकते हो जेन टेस्ट, नाम दे दिया हमने इसको यहाँ पर। ऑब्जेक्ट टाइप को हमने रिप्लेस कर दिया टी से, ये बड़ी इसेंशियल बात है। और जब हम पैरामीटर पास करेंगे तो ये भी टी टाइप का पैरामीटर होगा डिपेंडिंग ऑन नेचर। तो आपकी वैल्यू कुछ भी हो उस वैल्यू के बेस पे समझेंगे हम। जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल में लिया है, वैल्यू असाइंस दिस डॉट वैल्यू, और इसका रिटर्न टाइप क्या हो गया? अब टी, और जो वैल्यू थी वो रिटर्न कर दी हमने यहाँ पर। अब आप देखो, ये जो क्लास बन गई हमारी, ये पूरी जेनरिक बेस बन गई है। अरे ये मैंने एक सिंपल वैल्यू ली है, आप अरे ले लो, कोई और डेटा टाइप जो आपके इमेजिनेशन में वो बना लो, स्टैक क्यू के कॉन्सेप्ट को खुद के बना सकते हैं ना, लिख सकते हैं खुद का भी अपन कोड। तो वैसा कोई भी अरे रिप्रेजेंटेशन बना के अभी आप इम्प्लीमेंट कर दो चाहो तो पर समझने के लिए अभी हम एक छोटी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? अब अगर पब्लिक हमने यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करी तो क्या होगा? देखो आप, OP1 डॉट सेट वैल्यू, तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया इसका? जेनरिक टेस्ट। अब यहाँ आएगा पैरामीटर, ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का? हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। तो न्यू अच्छा, यहाँ भी पुराने समय में लिखते थे यहाँ पे स्ट्रिंग। क्लियर? अब इसकी नीड नहीं है सेकेंड टाइम डिफाइन करने की यहाँ पर। क्लियर? तो ये खाली रख सकते हो आप। पहले जब नया नया जेनरिक्स आया था जब था, फिर आने वाले वर्जन में ये हट गई लिमिटेशन। ये आएगी लिमिटेशन जब हम एनोनिमस ऑब्जेक्ट वगैरह के केस में काम करेंगे, तो उस केस में वो कंपलसरी होगा। जब आप किसी इंटरफेस को लाकर, हमने पढ़ा ना एनोनिमस इनर क्लास के कॉन्सेप्ट पता होंगे आपको। क्लियर? तो उनके लिए यहाँ पे नीड आएगी, तो वो जब आएगी जब बात करेंगे अपन उस बारे में। देखो अब यहाँ टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है क्या? आपको एरर नहीं आ रही है। फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया हमने जेनरिक टेस्ट, और इसको हमने क्या भेज दिया? इंटीजर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जेनरिक में जो पैरामीटर होगा
वो क्लास टाइप ही होगी। ये हमने डिक्लेयर कर दिया सेकेंड पैरामीटर। तो ये सिंटेक्स थोड़ा सा हमको फेमिलियर होना पड़ेगा इससे। यहाँ पर अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो जेनरिक पैरामीटर भेजा रन टाइम पर आर्ग्यूमेंट के रूप में। अब OB1 जो क्रिएट हुआ है मेरा, वो फुल टाइम स्ट्रिंग को मैनेज करेगा। OB2 जब क्रिएट होगा वो प्योर इंटीजर को मैनेज करेगा यहाँ पर। और क्लास नेम भेजना, देखो मैं इंट नहीं भेज पाऊंगा, आप देखना यहाँ पर आप आ रहा है कि देखो आप सिंटेक्स एरर इंटर इंसर्ट डायमेंशंस टू कंप्लीट। अगर मैं यहाँ फ्लोट लिख दूंगा अभी प्रिमिटिव टाइप, पॉसिबल ही नहीं है। डबल टाइप, प्रिमिटिव टाइप कभी नहीं आएगा जेनरिक्स में, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। और इसी के लिए ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट आया था कि जब आप जेनरिक्स में या कलेक्शंस में काम करोगे तो डेटा तो आपको पता लगा कीबोर्ड से नॉर्मल आया, लेकिन आपको भेजना कैसे, मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में भेजना है। तो ये वैल्यू डायरेक्ट कैसे जा रही 22। तो ये सब वो ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उस कारण ये सब कर पा रहे हैं अपन। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना जरूरी है। तो हमने इंटीजर ले लिया। अब देखो टाइप कास्टिंग की नीड है क्या यहाँ पर, OB2 डॉट गेट वैल्यू। अब इंटरनली सब कुछ हो रहा है, ये वैल्यू आ रही है, चूंकि ये तो टाइप स्पेसिफिक वैल्यू है तो ये एक इंटीजर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। लेकिन इंटीजर ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग के साथ, अरे ऑटो अनबॉक्सिंग के कारण वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? और अगर मैं यहाँ भी इंटीजर ले लूँ, लेफ्ट में इंटीजर लिख दूँ यहाँ पर, तो जब ये प्रिंट होगा ना तो अनबॉक्स हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो प्रोसेस होगी, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट तो टू स्ट्रिंग कॉल करता है। वैल्यू आ रही है मतलब इंटरनली वो ऑब्जेक्ट रिप्लेस होगा अनबॉक्सिंग के थ्रू और प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट होगा काम करने के लिए। तो ये एक तरीका है हमारा कहीं ना कहीं कि अगर कहीं वैल्यू ऑपरेट करना होगी तो किस तरीके से करेंगे, हम कैसे जाएंगे यहाँ पर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है? इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तब आप देखोगे जेनरिक बेस काम हो गया। क्लियर? अब मैं चेंज कर लूँ यही क्लास जो अलग अलग डेटा टाइप पे काम करे, मान लिया हमने यहाँ ले लिया डबल और 22.77। अब हमने डबल टाइप के वेरिएबल में इसको रिसीव कर लिया। बस देखो बिना कास्टिंग के काम हो गया। अब आप एक स्ट्रिंग भेज दो, एक डबल भेज दो। क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है कॉन्सेप्ट इसका? ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे तो दो वेरिएबल के हिसाब से भी हम काम कर सकते थे। यहाँ पर वैल्यू 1 वैल्यू 2 दोनों का टाइप डिफरेंट है तो भी आप मैनेज कर सकते हो। एक एग्जांपल इसका भी देख सकते हैं अपन कि अगर दो जेनरिक पैरामीटर कहीं पे आ रहे होंगे तो ही मैनेजेबल है वो, T कॉमा V। तो हमने T को बोल दिया वैल्यू 1 और V को हमने बोल दिया है वैल्यू 2। ये वैल्यू 1 आ गई कॉमा पहले वैल्यू 1 सेट कर दी हमने यहां पर और दिस डॉट वैल्यू 2 असाइंस वैल्यू 2। अब हमने गेट वैल्यू 1 बना लिया पहले एक, इससे हमने, क्योंकि रिटर्न तो एक ही वैल्यू कर पाओगे ना एट ए टाइम गेटर सेटर में, फिर हम बना पाएंगे गेट, इसको ऑब्जेक्ट ही बोल सकते हो आप चाहो तो, गेट ऑब्जेक्ट 1 गेट ऑब्जेक्ट 2, ज़्यादा क्लियरिटी होगी उससे हमको। देखो आप चेंज आ गया समझ में क्या किया हमने यहाँ पर, वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो अब एक ही क्लास दो जेनरिक पैरामीटर को यूज कर पा रही है, वैल्यू 1 भी आ गया वैल्यू 2 भी आ गया, दो अलग अलग मेथड आ गई। अब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा देखो टाइप मैच हो रहा है क्या? अब
तो हमने बोल दिया स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर 44 एक वैल्यू दे दी। और अगर मुझे इंटीजर वैल्यू लेना थी हमने ले लिया इंटीजर x और ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू 2 और इंटीजर को प्रिंट कर दिया। यहां पर देखो आप, और इसमें डबल कॉमा इंटीजर ले लिया हमने। वैल्यू दे दी 99। 22.15 कॉमा 99 दो वैल्यू दे दी। एक दूसरा वेरिएबल ले लिया ऑब्जेक्ट 2 डॉट गेट वैल्यू। डबल वैल्यू इज डी। और इंटीजर वाली तो वैसे वैसे लिया है अपन वापस। उसी वेरिएबल में यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट 2 डॉट, ये सब में सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग के आपको। अब देखो आप दो दो केस आ जाएंगे यहां पर अलग अलग केस में। ये स्ट्रिंग इंटीजर का केस हो गया, ये डबल इंटीजर का केस हो गया। दोनों ऑब्जेक्ट का वर्किंग डिफरेंट है कॉम्बिनेशन में। तो मैं दो जेनरिक पैरामीटर के साथ भी जा सकता हूं, पर एक OP1 जो है ये स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर के कॉम्बिनेशन पे काम करेगा। ऑब्जेक्ट 2 जो है वो डबल इंटीजर पे या बुलियन पे काम कर लेगा। तो ये डिमांड है, अकॉर्डिंगली हम अपनी क्लासेस को यूज कर पाएंगे। यहाँ पर इवन इनहेरिटेंस में भी देख सकते थे सेम अपन। अगर कोई क्लास इनहेरिट होगी तो पैरामीटर लेके जाएगी आगे, वो उस पैरामीटर को हमको यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडिशन है इसके साथ में। अगर कोई क्लास हम बना रहे हैं, हमने टी ले लिया, अब थोड़ा समझना आप, मैं इसमें एक एक पैरामीटर का केस देख रहा हूं। ये हमने बना ली टेस्ट, इसको टेस्ट 1 बोल रहा हूं मैं ना। थोड़ा सा मैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जेनरिक्स में इनहेरिटेंस भी कैसे यूज करेंगे हम। अब आ जाएगी टेस्ट 2, और टेस्ट 2 में क्या होगा, टी पैरामीटर तो आ ही गया। अभी देखना एडिशन इसमें जरा आप। और टेस्ट 1 कितने पैरामीटर के साथ में था, टी के साथ, और ये एक पैरामीटर बढ़ा लेगा यहां पर। तो टेस्ट 1 में कितने पैरामीटर आ गए, एक सिंगल। क्लियर। टेस्ट 1 को इनहेरिट करा हमने, और टेस्ट 2, यही कोड मैं आगे ला रहा हूं यहां पर। अब आप देखोगे कि इनहेरिटेंस में इसका पावर क्या है। यहां v आ गया, अरे वैल्यू 1 तो मेरी बेस क्लास में आ गई। ये सब बेसिक इनहेरिटेंस अब आपको आता है, मान के चल रहा हूं मैं। सेकेंड क्लास में हमने क्या किया, वैल्यू 2 ले ली, लेकिन डिराइव्ड क्लास का पैरामीटर क्या होगा, वो दोनों पैरामीटर को लेगा यहां पर। आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर बना सकते हो यहां पे समझाने के लिए। सुपर वगैरह का अगर पावर देखना हो ना, टेस्ट 1 ले लिया इसको,
टेस्ट 2 दे दिया हमने यहाँ पर, कॉमा वी टी कॉमा वी ले लिया हमने। और सबसे पहली लाइन क्या होगी यहाँ पर, सुपर वैल्यू 1 और दिस डॉट वैल्यू 2 असाइन। ये दिख रहा है आपको क्या कर रहा हूं मैं? अरे ये इनहेरिटेंस हमने इंप्लीमेंट किया जेनरिक बेस पे। ये टेस्ट 1 क्लास है मेरी सिंपल, अभी कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एक पैरामीटर बेस क्लास में, दूसरा डिराइव्ड में, क्योंकि इसमें 2 पैरामीटर है। जब जब भी मैं टेस्ट 2 को डील करूंगा हमेशा 2 पैरामीटर के साथ जाऊंगा, टेस्ट 1 की बात करूंगा, सिंगल पैरामीटर में काम करूंगा। तो इसमें चूंकि एक ही पैरामीटर है, लेकिन इसने डिराइव किया तो इसमें टी तो इंक्लूड हो गई और एक खुद का पैरामीटर आ गया वी इस क्लास का। तो जब जब टेस्ट 2 रिफर होगी तो 2 पैरामीटर आएंगे कॉमा सेपरेटेड, और इसकी मेथड क्या हो जाएगी यहाँ पर, वी और गेट वैल्यू 2। ये सेकेंड वैल्यू हमने रिटर्न कर दी। क्लियर है केस? अब आप देखो क्या करेंगे हम, टेस्ट 2 का अगर मैं ऑब्जेक्ट बना लूं यहां पर, तो स्ट्रिंग ये मैंने टेस्ट 2 का ऑब्जेक्ट ले लिया। क्लियर है केस? अब जैसे मैं टेस्ट 2 का कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो कंस्ट्रक्टर में अपन ये दोनों वैल्यू भेज दें। ये सेट वैल्यू काम खत्म। इनको सबको कमेंट कर दिया मैंने अभी, जो हमारे लिए जरूरी है उतना ही पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। अगर मुझे डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाना तो क्या करेंगे हम, हमने टेस्ट 2 का ऑब्जेक्ट बनाया OB1 न्यू टेस्ट 2, और एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर जो हमने यहाँ टाइप पैरामीटर दिए हैं उसी के बेसिस पे वैल्यू दे दी यहाँ पर, और वैल्यू 1 में स्ट्रिंग आ गई, 2 में इंटीजर आ गया। अब इसको रन कर लेते हैं अपन। आप देखोगे इनहेरिटेंस का भी यूज़ हो रहा है प्रॉपर। अच्छा, ऐसे रिजल्ट फिल नहीं होगा तो आप कंस्ट्रक्टर मैसेज कर दो, आपको दिखेगा कि बेस कंस्ट्रक्टर का फ्लो क्या है, डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर का फ्लो क्या है। टेस्ट 1 कंस्ट्रक्टर, टेस्ट 2 कंस्ट्रक्टर, क्लियर है क्या करना है हमको यहाँ पर? तो ये दोनों के कंस्ट्रक्टर में हमने प्रिंट कर दिया। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द फ्लो। दोनों के कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है, देखो आप, टेस्ट 1 कंस्ट्रक्टर, टेस्ट 2 कंस्ट्रक्टर, फिर डेटा प्रिंट हो रहा है। जो हमने इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ पूरा, तो सब कुछ जेनरिक बेस्ड है। जेनरिक क्लास बना लो आप, कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर दो, ये इनहेरिटेंस का थॉट हो गया पूरा। क्लियर है केस? सिंगल क्लास को डील करना हो अभी भी कर सकते हो आप। अरे टेस्ट 1 को अगर डील करना होगा तो क्या करोगे आप, टेस्ट 1, इसमें एक ही पैरामीटर जाएगा, देखो आप, स्ट्रिंग OB2 इक्वल टू न्यू टेस्ट 1, क्लियर? हमने दे दिया ये OB2। अब OB2 डॉट स्ट्र इक्वल टू OB2 डॉट गेट वैल्यू 1 ही एक्सेस होगी बेस से, तो बस
और ये हमने प्रिंट कर दिया str। अब रन करोगे आपको दिखेगा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का वर्किंग। ये इसमें जावा प्रिंट हो गया सेम। तो थॉट थोड़ा समझ में आ रहा है करना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पर। ये जेनरिक का बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, चाहे एक क्लास हो, दो जेनरिक पैरामीटर हो, इनहेरिटेंस हो, तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है क्योंकि हम तो क्या करेंगे कलेक्शन में सीधे सीधे ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेली। तो ये सब तो हमको पता होना चाहिए बस कि कलेक्शन में पैरामीटर किस टाइप का जा रहा है। बेस्ड ऑन देयर सिंटेक्स हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाएंगे और मेथड कॉल करेंगे यहाँ पर। तो ये इतनी लेबर बनाने में नहीं लगेगी हमको, ये सब कुछ बना बनाया मिलेगा आपको हमेशा। ये इसका पावर है। क्लियर। ऐसे ही हम लोग जेनरिक मेथड ही बना सकते हैं सिंपल। अगर कोई जेनरिक मेथड मुझे बनाना है तो हम लोग मेन में भी ये काम कर सकते हैं। मैं पूरे कॉन्सेप्ट को हटा रहा हूं। इस बात को देखने के लिए हम एक मेथड बना लें जेनरिक की, और उस मेथड में हम डेटा भेज दें। तो एक मैं सिंपल स्ट्रिंग का अरे बना लेता हूं यहां पर। ये सीधे सीधे करली ब्रैकेट में डेटा देता हूं मैं, तो कॉमा क्लियर। किसी भी ऑर्डर में हमने एक डेटा दे दिया यहां पर। हमने एक स्ट्रिंग का एक अरे क्रिएट कर दिया। क्लियर। क्लियर पॉइंट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। वैसा मैं एक इंटीजर का भी अरे बना लेता हूं। उसको सिंपल ARR बोल दिया हमने रूटीन के हिसाब से। डिफरेंट डेटा दे दिया हमने। अब मैं चाह रहा हूं कि एक ही मेथड बना दूं यहां पर, जेनरिक मेथड। तो वो जेनरिक क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर क्लास में जेनरिक आ गया ना तो उसके मेथड पे ऑटोमेटिक वो जेनरिक पैरामीटर इंप्लीमेंट होगा। लेकिन जेनरिक मेथड के साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं ये सब कुछ कमेंट कर दूं ऊपर पूरा, ये पूरा मॉडल ही हटा दिया हमने, देखो आप सब कमेंट कर दिया, कुछ भी नहीं है। अब ये क्लास मेरी नॉर्मल क्लास है, इसमें कोई जेनरिक पैरामीटर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जेनरिक मेथड डिफाइन कर सकता हूँ। तो जेनरिक मेथड का थॉट क्या है इसको हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर तो ये मैंने क्लास और उससे रिलेटेड सारा एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब जेनरिक मेथड इज अ मेथड विच कैन वर्क विथ मल्टीपल डेटा टाइप्स। अरे अब मैं ऐसी मेथड बना सकता हूँ स्पेसिफिक जो अलग अलग डेटा टाइप को हैंडल करे। जेनरिक मेथड के लिए ज़रूरी नहीं कि क्लास जेनरिक हो, ये पॉइंट दिमाग में रखना आप। नॉर्मल क्लास में भी जेनरिक मेथड बन सकती है। कुछ उसके रूल हैं, वो रूल हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी। जैसे पब्लिक मेथड का नाम आ गया वॉइड, तो रिटर्न टाइप के पहले आपको जेनरिक पैरामीटर देना पड़ेगा यहाँ पर। ये बहुत इसेंशियल बात है। क्लियर। रिटर्न टाइप के पहले आपको मेथड बॉडी में जेनरिक पैरामीटर देना है। फिर वो पैरामीटर की लिस्ट आ गई, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन आ गया बस। क्लियर। ये छोटी सी बात है। मेथड का नाम, रिटर्न टाइप तो कॉमन प्रैक्टिस हमारी। जैसी बनाना हो, स्टैटिक बनाना हो, नॉन स्टैटिक बनाना हो, मेन में यूज़ करना होगा तो स्टैटिक बना के भी काम कर सकते हैं अपन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना है। तो जेनरिक मेथड्स हैव अ टाइप पैरामीटर टी बिफोर द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड डिक्लेरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मुझे जेनरिक मेथड बनाना होगी तो उसकी सिग्नेचर, जब रिटर्न टाइप डिफाइन कर रहे हैं हम सिग्नेचर में। क्लियर। हालांकि रिटर्न टाइप सिग्नेचर का पार्ट नहीं है, तो
रिटर्न टाइप के पहले आपको जेनरिक पैरामीटर देना पड़ेगा, टाइप पैरामीटर। टाइप पैरामीटर कैन बी डिफरेंट, दो भी हो सकते हैं, जैसे हमने दो लिए थे टी कॉमा वी क्लास के अंदर, वैसे दो भी हो सकते हैं। और दे कैन बी ऑफ बाउंडेड टाइप, आगे हम पढ़ेंगे बाउंडेड टाइप क्या होते हैं। वी कैन डिफाइन द बाउंड्री ऑफ द डेटा टाइप, कि वो उस कैटेगरी के क्लासेस को ही डील कर पाएगा, स्पेसिफिक टाइप का ही डेटा हैंडल कर पाएगा। ये कंस्टेंट हम उस पर लगा पाएंगे जेनरिक के साथ में। मेथड बॉडी जो होगी वो नॉर्मल होगी, रूटीन मेथड के इस लेवल पे। तो ये कोड थोड़ा समझते हैं अपन यहाँ पर, और ज़्यादा बेटर सिंटेक्स समझ में आएगा। अगर मैं कोई मेथड बना लूँ अरे को डिस्प्ले करने के लिए, तो यहाँ तो मैंने जेनरिक पैरामीटर दे दिया, लेकिन रिटर्न टाइप के पहले भी आपको जेनरिक पैरामीटर देना पड़ेगा यहाँ पर। बिना इसके कभी भी जेनरिक मेथड, प्लेन जेनरिक मेथड काम नहीं करेगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि क्लास जेनरिक हो, क्लियर। मेन में सीधे सीधे यूज़ कर लेंगे अपन ऑब्जेक्ट पास करके यहाँ पर। तो अलग अलग डेटा भेज के हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं एक मेथड बना लें स्टैटिक, और एक जेनरिक पैरामीटर दे दिया इसमें यहाँ पर डिस्प्ले अरे नाम की एक मेथड बना लेते हैं, और इसमें फिर हम एक जेनरिक अरे क्रिएट कर देंगे। वो जेनरिक अरे कैसे डील करेगा यहाँ पर, पॉइंट को समझो आप क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब आप भूल जाओ कि कोई दूसरी क्लास यहाँ पे बनी हुई है, इस क्लास में कोई जेनरिक पैरामीटर है क्या, अभी कोई जेनरिक पैरामीटर नहीं है, सिंपल है। मेन चूंकि स्टैटिक है तो मैंने एक एडिशनल स्टैटिक मेथड और डिफाइन कर दी यहाँ पर। कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है आप देखते हैं। सबसे पहले मैं मान लिया स्ट्रिंग अरे को प्रिंट कर दूं, स्ट्रिंग अरे डेटा प्रिंट करा, एंड नाउ वी कैन यूज दिस मेथड डिस्प्ले अरे, और ब्रैकेट में हमने एस अरे इसको पास कर दिया। सिमिलरली मैंने क्या किया यहां पर देखो आप, अब मैंने उसको इंटीजर का अरे भेज दिया, क्लियर है, इंटीजर अरे का डेटा दिया और ARR इसको पास कर दिया हमने, देखो आप। अब मेथड के थॉट को समझो आप यहाँ पर। क्लास में कोई जेनरिक पैरामीटर नहीं है, मेथड सिग्नेचर में अगर मैं कोई जेनरिक पैरामीटर भेज रहा हूँ कहीं पर भी, तो फिर आपको उसके रिटर्न टाइप के पहले जेनरिक देना पड़ेगा, क्लियर। इसका कहीं भी वैल्यू रिटर्न करने से कनेक्शन नहीं है, ये उसके सिंटेक्स का पार्ट है। कब, जब क्लास नॉर्मल होगी एंड वी ओनली डिफाइन द जेनरिक मेथड। तो ये पॉइंट आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्लियर। अब जब इसको प्रिंट करना है तो हम क्या कर देंगे, मैसेज तो बाहर कर ही दिया था अपन ने, हमने लगा दिया फॉर टी, एक वैल्यू उठाएगा, ये कहां से उठाएगा, जेनरिक अरे में से, और यहां पर हम वैल्यू प्रिंट कर दें, क्लियर। जिसको नेमिंग कन्वेंशन मैच करने के लिए जेनरिक अरे, इसका शॉर्ट फॉर्म ले लिया हमने, और GARR हमने पास किया। अब ये एनहेंस फॉर लूप देखा हम लोगों ने ऑलरेडी, कि अगर मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है तो ये एक एक करके डेटा सप्लाई करेगा वैल्यू को, एंड इट विल प्रिंट ऑल दीज वैल्यूज़। तो देखते हैं दोनों प्रॉपर प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इससे हमको क्लैरिटी हो गई कि जेनरिक मेथड के लिए, इवन आप यहाँ भी नोटिस करो जब मैंने डेटा पास किया था ना, एक मिनट यहीं से एक्सेस करते हैं अपन, देखो डिस्प्ले अरे दिख रहा है, ये क्लियर है केस। ये पूरे पैरामीटर के साथ कॉन्सेप्ट डिफाइन होगा, क्लियर।
जेनरिक टाइप अगर यूज़ कर रहे हैं हम तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग का अरे यहाँ पे भेज दिया था। अब इसको रन कर लेते हैं अपन। आप देखोगे दोनों डेटा अलग अलग आ रहे हैं। स्ट्रिंग अरे डेटा आ रहा है ए डी के बी, 4 स्ट्रिंग थी मेरे पास, जितनी होगी सारी आ जाएगी। इंटीजर में 5 वैल्यू थी, 5 वैल्यू प्रिंट हो गई। मतलब ये पावर क्या हो गया कि हम चाहें तो क्लास अगर सिंपल होगी तो भी जेनरिक मेथड डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? छोटा सा उसका रूल है कि जब मैं कब जेनरिक बना सकता हूँ, यहाँ पर आप जो भी पैरामीटर पास करो, सिंगल वैल्यू, डबल हो, ग्रुप हो, तो भी हम यहाँ पर सिर्फ उसके रिटर्न टाइप के पहले आपको जेनरिक पैरामीटर देना जरूरी है। बाकी मेथड सबको नॉर्मल होगी जैसी रूटीन में अपन लिखते हैं पूरी। क्लियर? सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।